वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है व्हाई यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्ट इन इंडिया एंड हाउ इट इज डिफरेंट। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। इंडिया में कई सारे स्टेट्स है और कई सारी यूनियन टेरिटरीज भी, और दोनों को काफी अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है। तो ऐसा क्यों है और क्यों यूनियन टेरिटरीज को स्थापित किया गया, यही चीज आज हम जानेंगे। जिनको नहीं पता यूनियन टेरिटरी क्या होती है, तो वो देश के कुछ ऐसे एरियाज या रीजन्स है जिन पर उसके पास वाले स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता और डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें संभाला जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल चीजें हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें या फिर लेजिस्लेटिव। और इसीलिए ये काफी अलग तरीके से चलाई जाती है अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो। अब समझते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। आजादी के पहले भारत कई सारे लोकल पावर्स के द्वारा डोमिनेटेड हुआ करता था। कई सारे प्रिंस स्टेट्स थे, कई सारे दूसरे कंट्रीज के द्वारा ओन्ड रीजन्स थे जो देश पर कई सौ साल पहले कब्जा कर चुके थे। और जब इंडिया आजाद हुआ उस टाइम पर एक पूरा का पूरा सेटल्ड मैप इंडिया के पास में नहीं था। स्पेशली अगर हम स्टेट्स, उन स्टेट्स का नाम क्या है, कौन से स्टेट की पावर किसके पास में होगी, ये सारी चीजें डिटरमाइंड नहीं थी। इसके अलावा भी लोकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हुआ करते थे और देश को ठीक से प्रॉपरली चलाने के लिए एक अच्छा पॉलिटिकल मैप होना बहुत जरूरी था। बेहतर तरीके के डिविजन्स हमें बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसलिए उस समय के हमारे लीडर्स ने कई सारे स्टेट्स को समझाते हुए, इंटरनल छोटे मोटे झगड़े खत्म करते हुए उन्हें एक साथ ले आए, उन्हें यूनाइट किया और ऐसे ही कई सारे स्टेट्स बने जो आज हम हमारे मैप में देखते हैं। वैसे ये जो स्टेट्स का डिवीजन है ये कभी खत्म नहीं हो पाया। टाइम बाय टाइम चाहे प्रिंसी स्टेट्स खत्म हो गए, राजा महाराजाओं का रूल जो लोकल लेवल पे था वो तो खत्म हो गया, वो सारे इंडियन रिपब्लिक का भाग तो बन गए, लेकिन फिर भी कई सारे स्टेट्स में कुछ और रीजंस की वजह से भी दिक्कतें आने लगी। और पिछले 10 साल में भी हमने स्टेट्स के अंदर भी सेपरेशन होते हुए देखे हैं। अब जब इन स्टेट्स को बनाया जा रहा था उस टाइम पे कुछ चीजें ध्यान में रखी गई थी जिनके बेसिस पर उनके टुकड़े बनाए जाए। यहाँ पर अगर सबसे मेजर रीजन की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई थी। इसके बाद में कल्चरल और हिस्टोरिक बैकग्राउंड्स, पुरानी बॉर्डर्स, किस तरीके के रिलेशंस उनके नेबर के साथ में हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए ग्रुप्स बनाए गए थे जो आगे जाकर स्टेट्स बने। लेकिन इस टाइम पे कुछ ऐसे छोटे एरियाज छूट गए जो स्टेट बनने के डिसीजन के लिए सही नहीं थे, क्योंकि या तो वो साइज में इतने छोटे थे कि वो इंडिपेंडेंटली खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट ही नहीं कर सकते थे, जबकि कल्चरली, लिंग्विस्टिकली अपने पास वाले रीजन से इतने डिफरेंट थे कि उन्हें उस स्टेट का भाग भी बनाया नहीं जा सकता था और इंटरनल स्क्रैबलिंग न हो इसलिए उन्हें सेपरेट छोड़ दिया गया। इसके अलावा भारत के अंदर कुछ ऐसे हिस्से भी थे जो आजादी होने के बावजूद दूसरे देशों के द्वारा कंट्रोल हुआ करते थे, और ये जो छोटे कुछ रीजन्स थे जिन पर स्टेट बनाने का डिसीजन नहीं हो पाया वो 1951 तक ना स्टेट रहे ना यूनियन टेरिटरीज। और बाद में बाय टाइम मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करते हुए, डिप्लोमेटिक टाइज को इस्तेमाल करते हुए इन्हें भारत का हिस्सा बनाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया। और 1955 के बाद में इन रीजन्स को ऑफिशियली एज यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया और फाइनली ये प्रॉपरली इंडिया का हिस्सा बन गए। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो दीव, दमन और गोवा पहले पोर्चुगल रूल के अंडर हुआ करते थे। आजादी के बाद में भी 1961 में मिलिट्री के द्वारा इन तीनों जगहों को इंडिया का भाग बनाया गया, पोर्चुगीज रूल को वहां से हटाया गया और वो रिपब्लिक का भाग बन गए। लेकिन ये तीनों रीजन, चाहे वो गोवा हो, दीव या दमन, ये 450 से भी ज्यादा साल से पोर्चुगीज रूल के अंदर होने की वजह से कल्चरली उनके नेबर से अलग थे, क्योंकि पहली स्टेट्स बन चुके थे तो उनका हिस्सा इन्हें बनाना सही नहीं था। और इसके अलावा ये तीनों जगह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं थी कि अगर स्टेट बन जाए तो अपनी ही पॉपुलेशन को वो सपोर्ट कर पाए, इसलिए इन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। बाद में साल 1987 में गोवा इतना इंडिपेंडेंट बन गया था कि खुद को एज अ स्टेट वो कंट्रोल कर सकता था। इसकी साइज भी कंपैरेटिवली दीव, दमन, दादरा नगर हवेली से बड़ी थी, इसलिए इसे स्टेटहुड दे दिया गया और ये उस टाइम पे हमारे देश का पहली यूनियन टेरिटरी बनी जिसे स्टेटहुड भी दिया गया था। इसके अलावा पुदुचेरी भी एक ऐसी यूनिक यूनियन टेरिटरी है जो 4 अलग अलग जियोग्राफिकल टुकड़ों में इंडिया के अलग अलग भागों में फैली है, लेकिन फिर भी इसे एज अ होल कंसिडर किया जाता है। पुदुचेरी के जो रीजन्स है यहाँ पर पहले फ्रेंच रूल हुआ करता था, लेकिन साल 1954 में इंडिया ने फिर से फ्रेंच के हाथों से कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और फिर से सेम समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई। पुदुचेरी के जितने चारों ये टुकड़े थे, वहां का कल्चरल एटमॉस्फेयर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके नेबर्स के साथ में उनके हिस्टोरिकल रिलेशंस ये अच्छे न होने के कारण, या आप कह सकते हो स्टेबल न होने के कारण, इन्हें
एज एन यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया और ऐसे ही ये सेपरेट हो गए। ज्यादातर यूनियन टेरिटरी जो बनी उनके पीछे तो यही रीजंस थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रीजंस की वजह से यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत पड़ी। दिल्ली थोड़ी अलग है क्योंकि ये हमारे देश का कैपिटल है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, तो किसी एक स्टेट को दिल्ली की पावर दे देने की वजह से इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, स्पेशली पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो। इसलिए दिल्ली को सेपरेट ही रखा गया और किसी भी स्टेट का भाग आज दिल्ली नहीं है। चंडीगढ़ को एज अ आर्टिफिशियल कैपिटल बनाया गया था 2 स्टेट्स के लिए, इसलिए किसी भी एक स्टेट का भाग होना इसके लिए भी सही नहीं था और इसलिए चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी बना। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर जैसा हम जानते हैं कि लंबे समय से चलते आ रहे कुछ रूल्स और कंट्रोवर्सीज के चलते इसे डायरेक्टली स्टेटहुड देना गवर्नमेंट ने सही नहीं समझा और बाद में इन्हें यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, तो ये कल्चरली, हिस्टोरिकली वैसे भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली रख रहे थे, लेकिन एज एन ओवरऑल इंडिया में जिस तरीके से स्टेट फंक्शन करते थे उस हिसाब से ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं थे, इसलिए इन्हें भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। बेसिकली अगर इन कंक्लूजन कहे तो ऐसी जगह जहां पर स्टेट बनाना सही नहीं होगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली हो, कल्चरली हो, हिस्टोरिकली हो, तो उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है ताकि स्टेट बनने के बाद में दिक्कतें ना आए और डायरेक्टली उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके बाद में देखा जाता है। अगर हमारे देश की कुछ लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो साल 2020 में दादरा नगर हवेली और दीव दमन इन सेपरेट यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक कंप्लीट सिंगल यूनिट बनाई गई। इसके अलावा 2019 जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले डिक्लेरेशंस तो आपको पता ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के हादसे के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि उत्तराखंड में हम लोगों को देखने को मिला। नंदा देवी एक बुरा हादसा हुआ है। सीरियसली मतलब मैंने वीडियो देखी, मुझे पहले लगा कि अर्थक्वेक आया है। मैं जब वीडियो, क्योंकि मैंने जी वीडियो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे देखी थी, तो जब मैंने देखा मैंने पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद जब मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि नंदा देवी पे जो ग्लेशियर है वो ब्रस्ट हो गया, उसकी वजह से जो है तूफान आ गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जिसे देख के दिल दहल रहा था कि यार जो वहां पे लोग फंसे हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये इतना स्केरी मंजर था ना, मतलब मैंने जब वीडियो में देखा और लिटरली वहां पर हर चीज ऐसे शेक कर रही थी और पता नहीं क्यों, बट क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि जिस तरीके से यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, मुझे तो पहले यही लगा कि अर्थक्वेक है, बट खैर पढ़ने के बाद पता चला। बट हम लोग यही दुआ करते हैं कि वहां पर जितने भी लोग हैं वो महफूज रहें और जो लोग फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकल आए और कोई ऐसा नुकसान ना हो जो कि बहुत बुरा हो, क्योंकि सीरियसली अभी और कितना हम लोग देखना चाहेंगे, यानी एक साल उसके बाद अब ये चीज तो बहुत बहुत बुरा फील। मैं देख रहा था वहां पे जो है जो डैम है वो भी टूट गया, इसकी वजह से उसकी वजह से भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। फिर उससे अलावा लोग जो जिनकी जान गई है और जो अभी तक फंसे हुए वहां पर, वो एक अलग चीज है। तो हम दिल से जो है सबके लिए दुआ करते हैं कि सब जो है वो सुरक्षित रहें और सेफ रहें, आमीन। और अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और यूनियन टेरिटरी को लेकर हम बात करें तो वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं अपनी बात करूं तो मुझे पहले नहीं पता था कि यूनियन टेरिटरी को बनाने की क्या रीजन होती हैं। बिल्कुल, अगर आज इस रीजन की बात करें तो वाकई जो फैसले लिए जाते हैं एक जो है जगह को स्टेट बनाने के लिए या यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए, काफी जो है ये अक्लमंदाना फैसला है, क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं जो है लोगों को बुरा ना लगे, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाएं। बिल्कुल, और इसके अलावा जिस तरीके से बताया गया कि जैसे गोवा पहले यूनियन टेरिटरी में आता था, फिर उसने अपने आप को इतना स्टेबल किया कि उसके बाद उसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ जो उनसे अपने आप को, जब आप अपने आप में बेहतरी लेकर आते हैं और अपने आप को मनवाते हैं तो वो दुनिया के सामने भी आती हैं। और पता है अच्छा, एक चीज वीडियो बनाते, मतलब जो वीडियो हम लोगों ने देखी है उसमें मुझे एक चीज बहुत आज मतलब मैं कहूंगी कि मुझे एक फील हुई, हालांकि पहले भी काफी सारी वीडियोस में ये चीज देखते रहे हैं कि डिफरेंट लोगों ने आकर कब्जा किया। यानी कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, एक कंपनी ने कंपनी ने होल्ड नहीं किया, पुर्तगालियों ने भी आकर नहीं किया, डिफरेंट लोगों ने आकर इस पर कब्जा किया। और सबसे अफसोस वाली बात जो मुझे आज लगी ना वो ये कि जैसे बोला कि इंडिया आजाद हुआ, यानी कि आप अपनी ही जगह
जगह से आजाद हुए। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक अगर हम लोग आज सोचे ना कि हम लोग उस टाइम पर किससे आजाद हुए, हम अपनी जमीन से खुद ही आजाद हुए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और क्योंकि कब्जा तो दूसरे लोगों ने किया, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस सरजमीन पर जो है सरजमीन हिंदुस्तान, इस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर से आकर कब्जा किया, जिनमें तुर्क्स थे, जिनमें जो है पुर्तगीज थे, जिनमें फ्रेंच थे, और सबसे एंड पे आई ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज सबसे एंड पे आए और उन्होंने फिर पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। और यही मैं इसी आज वीडियो में मुझे मतलब वो सुनकर एकदम से मेरे ज़हन में बात हुई कि हमारे बड़ों की ये जमीन है, मतलब हमारी रूट सेम है। तो एक चीज बस ये सोचने वाली है कि हम लोग कहते हैं हम लोग आजाद हो गए, हम लोग किससे आजाद हुए, हम लोग अपनी जमीन से खुद आजाद हुए। ये वाकई में बहुत एक दुख देने वाली बात है। बिल्कुल। और सबसे सोचने वाली ये बात है कि 44,000 अंग्रेज फौजियों ने 2.5 लाख हमारे यहाँ के फौजियों के साथ मिलके हमें ही जंजीरों में बांधा हुआ था और हमें ही कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन ये कि खैर अभी तो बहुत सारी चीजें समझ आ भी गई हैं, आ भी रही हैं, और कुछ लोगों को नहीं भी आई। वेल, अगर हम यूनियन टेरिटरी की तरफ आते हैं, यूनियन टेरिटरी इंडिया में 9 है अभी, और उनमें सबसे पहले है चंडीगढ़, और उसके बाद मौजूद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हैं, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप है, लद्दाख एंड पौंडीचेरी। ये सारे। अच्छा, वैसे पौंडीचेरी के बारे में हमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो देखें, डेफिनेटली हम जरूर वीडियो देखेंगे पौंडीचेरी को, हमें कोई अच्छी सी वीडियो सजेस्ट करें। और अच्छा, इंडिया में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज पता है क्या लगती है मौसम, आपको हर डिफरेंट नेशनैलिटीज और उनका एक मुझे एक अक्स नजर आता है। मुझे जो सबसे अच्छी बात है पता है क्या लगती है कि उन्होंने जिस तरह अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है ना, खासतौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे जितने भी लोग हुकूमत करके गए हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे अपनी हुकूमतें बनाई, जैसे अगर हम मंगोल्स की बात करें या तुर्किश की बात करें या फ्रेंच, ब्रिटिश, जो भी है, जो कल्चर वो छोड़ के गए हैं ना, उन सबको प्रिजर्व करके रखा गया। और कहीं ना कहीं उनके लोग भी आपको मिल जाते हैं इंडिया में। बिल्कुल। पूरी उनकी कॉलोनीज, जैसे अगर हम बात करें गोवा की बात करें तो गोवा में आपको जब आप गोवा देखते हैं तो आपको एक डिफरेंट इंडिया देखने को मिलता है। अच्छा, वैसे मजे की चीज ये है कि जब दिल चाहता है मूवी बनी थी और वो गोवा के वो जो कासल, जो समंदर के पास सब लोग, हम लोग तो यही समझते थे कि भाई किसी फॉरेन कंट्री में गए। इंडिया पता है हमारे लिए फॉरेन कंट्री है, मुझे याद है तो कमेंट सेक्शन में लेकिन कहने का मतलब है यूरोप वगैरह में। हाँ बिल्कुल, मतलब हमें ऐसे लगता है किसी और कंट्री में गए इंडिया के। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहूंगा कि बेस्ट रिवेंज, यानी कि 2020 में बेस्ट रिवेंज पता क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ईस्ट इंडिया ने खरीद लिया था। ये वाकई में था। और इसके अलावा मैं बोलते हैं अभी भी जैसे आप तरक्की करते जाते हो, डेफिनेटली ये सारे रिवेंज होते हैं आप। बिल्कुल। अगर हम लोग देखें, जैसे टाटा कंपनी को देखें, वो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, जैगुआर, लैंड रोवर, उनको अपने साथ मर्ज कर रहे हैं। तो मतलब ये छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी। फिर उसके बाद टीसीएस की बात करें, स्टारबक्स की बात करें, चाहे वो इंडिया के मतलब इंडिया में ही उसके शेयर हैं, बट फिर भी बहुत बड़ी बात है। डेवो, हाँ, वो टेटली, और भी बहुत सारे कितने नाम ले हम यार। वेल गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी। मतलब मैं कहूंगी ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी हमारे लिए भी। हमें जानने का मौका मिला कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं और डायरेक्ट लिंक इनका कहां से होता है, कौन इनको एडमिनिस्ट्रेट करता है। बिल्कुल, ये तो हमने एक पहले भी वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया था यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसे डायरेक्ट जो है कंट्रोल करती है, ये पता था। लेकिन किस बेस पर किया जाता है ये इसमें काफी अच्छी बिल्कुल। एनीवे गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो। इसके साथ ही हमें इजाजत। हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।